हाँ बेटा, अपने लास्ट 3 लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एडजस्टमेंट होते हैं और उनको कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है अपने फाइनल अकाउंट में। आज कुछ और आपके एडजस्टमेंट देखेंगे, सम अदर एडजस्टमेंट। जितने बड़े बड़े एडजस्टमेंट थे इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ ऐसे छोटे छोटे भी एडजस्टमेंट आपके पास क्वेश्चन में आते हैं जो आपके क्वेश्चन को बड़ा इफेक्ट करते हैं। अगर उनमें आपकी समझ नहीं रहेगी तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी इन एडजस्टमेंट को समझना, उनको क्लियर करना जरूरी है। तो फटाफट ये एडजस्टमेंट देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं जो आपके इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप अदर एडजस्टमेंट के हेड में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट है आपका डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक, देखिए जब डिसऑनर्ड चेक आपको एडजस्टमेंट में दिया जाता है ना, इफ dishonored check of customer given in adjustment, then it will be added in the debtors and deducted from the balance of bank। तो ये जो अमाउंट होता है डिसऑनर्ड ऑफ चेक का, इसका ट्रीटमेंट मैंने बताया कि इस डिसऑनर्ड ऑफ चेक का जो ट्रांजैक्शन है आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है, और एडजस्टमेंट में दिया होने पर आप क्या करेंगे, जो डिसऑनर्ड ऑफ चेक की अमाउंट है, जैसे एडजस्टमेंट में बोलता है कि किसी पर्सन का, राम का या श्याम का 2000 रुपये का जो चेक है डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने आपको इंटीमेट किया है ना। तो एडजस्टमेंट में दिया होने पर आप क्या करेंगे, तो इसको आप अपने डेब्टर्स में प्लस करेंगे और जो बैंक का बैलेंस होगा उसमें से आप माइनस कर देंगे, है ना। इट विल बी एडेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ डेब्टर्स एंड डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक ऑफ बैलेंस। तो ये ट्रीटमेंट होगा डिसऑनर्ड ऑफ चेक के अमाउंट से। नंबर सेकंड है आपका लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स, देखिए बिजनेस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स आपके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, है ना, और लॉस बाय फायर हो जाता है। तो लॉस बाय फायर होने पर जो गुड्स का अमाउंट दिया रहता है आपको एडजस्टमेंट में कि इतने रुपए का जो गुड्स है वो लॉस बाय फायर हो गया, तो उसको आप ट्रीटमेंट उसका क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट उसको आप ऐड करते हैं, नहीं उसको आप लेस करते हैं अपने परचेज के अमाउंट से, है ना। और नंबर सेकंड उसको ये जो परचेज की अमाउंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो शो करते हैं आप अपना परचेज, उस परचेज के अमाउंट से आपको लॉस ऑफ गुड्स के अमाउंट को माइनस करना होता है और आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको आप शो करते हैं, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसको शो कर लेंगे, किसको, जो लॉस ऑफ गुड्स के अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में दी जाएगी उसको। माइनस कहाँ करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेज के अमाउंट आप नोट करते हैं उसमें से आपको अपने लॉस ऑफ गुड्स के अमाउंट को माइनस करके फिर लिखना होगा नेट परचेज ऑफ द ईयर, ठीक। तो ये दो ट्रीटमेंट आपके होंगे लॉस ऑफ गुड्स का। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन आपका और एक्स्ट्रा मतलब एडवांस होता है। वो एडवांस इस तरह से होता है कि आपको एडजस्टमेंट में दिया जाता है कि देखिए 3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज का जो गुड्स है ये
लॉस हो गया बाय फायर, है ना। अब इसमें कोई इंश्योरेंस का कमिटमेंट नहीं। नंबर सेकंड है कि 10,000 रुपीज का जो गुड्स है ये लॉस बाय फायर हो गया एंड इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, है ना। और ये जो लॉस बाय फायर है ये इंश्योर्ड है ना। तो इंश्योर्ड होने पर उसका जो कवर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर कर देती है कंप्लीट अमाउंट, तो वहां पर आपको कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। नंबर थर्ड कंडीशन पे 10,000 रुपीज का गुड्स लॉस हुआ, लॉस बाय फायर हुआ, इंश्योर्ड था और इंश्योरेंस कंपनी ने ओनली 8,000 रुपीज रिकवर्ड किए। या है ना। तीन सिचुएशन देखिए। फर्स्ट में एग्जांपल में आपने क्या देखा कि 10,000 रुपीज का जो स्टॉक है वो आपका लॉस हो गया फायर से, जल, है ना, इंश्योर्ड नहीं था, ठीक। तो इंश्योर्ड नहीं होने पर अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो अभी जो मैंने बताया सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। 10,000 रुपीज को आप अपने स्टॉक से माइनस कर लेंगे, अपने परचेस से माइनस कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करेंगे। नंबर सेकंड, जब 10,000 रुपीज का आपको लॉस बाय फायर दिया गया हो और ये इंश्योर्ड हो और इंश्योर्ड होने पर इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीट लॉस का सेटलमेंट कर ले, रिकवर्ड हो जाए आपको इंश्योरेंस कंपनी से, एडजस्टमेंट में दिया गया है, तो उस कंडीशन पे 10,000 रुपीज को आप अपने परचेस से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट हेड में आपको 10,000 रुपीज को नोट करना होगा, ठीक है। कहां कहां नोट करेंगे। नंबर फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा, क्या है कंडीशन फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 10,000 रुपीज का स्टॉक आपका लॉस हो गया बाय फायर, इंश्योरेंस कराया गया था, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 रुपीज का जो क्लेम था कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो इस कंडीशन पे कोई लॉस नहीं होगा, बट स्टॉक आपका कम हो जाएगा, तो उसको जो लॉस हुआ है इसको आपको परचेस से माइनस करना होगा और परचेस से माइनस करने के बाद देन आप इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, तो इसका डबल ट्रीटमेंट हुआ। नंबर फर्स्ट क्या हो गया, इन क्रेडिट अकाउंट डेबिट साइड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेस एंड नंबर सेकंड हो जाएगा शोइंग ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इस हेड में आप इसको नोट कर लेंगे। अब नंबर थर्ड कंडीशन में देखिए 10,000 का जो स्टॉक था वो डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर, है ना, और उसमें इंश्योरेंस कराया गया था और इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 रुपीज दिया, 2,000 रुपीज का क्लेम को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो 10,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2,000, तो 2,000 रुपीज उसका लॉस हो जाएगा। परचेस से माइनस करेंगे 10,000 रुपीज, बैलेंस शीट के एसेट साइड में नोट करेंगे 8,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 2,000 रुपीज डेबिट साइड। तो ये तीन जो अमाउंट दिख रहे हैं तीनों का तीन जगह इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। 10,000 रुपीज प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस से माइनस, 8,000 रुपीज बैलेंस शीट के एसेट साइड में और 2,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये हमारा लॉस ऑफ गुड्स का कंप्लीट इसका उस जो ट्रीटमेंट है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है कमीशन ऑन मैनेजर्स।
कमीशन ऑन मैनेजर्स, इसमें दो कंडीशन होते हैं, आफ्टर द चार्जिंग ऑफ मैनेजर कमीशन एंड बिफोर द चार्जिंग ऑफ मैनेजर कमीशन, है ना। तो क्वेश्चन में बड़े केयरफुली आपको स्टडी करना होगा कि यहाँ पर जो मैनेजर कमीशन आपको चार्ज करना है उसमें किस तरह की कंडीशन है। तो मैनेजर कमीशन के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट पहले नोट कर लें, नंबर फर्स्ट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ये कंप्लीट जो सेंटेंस है इसको नोट कर देता हूँ बेटा। यहां लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन, इसमें नंबर फर्स्ट है परसेंटेज ऑन प्रॉफिट percentage on profit before deducting such commission। ठीक है, तो ऐसा जब सेंटेंस होगा तो कमीशन कैलकुलेट करेंगे, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और जब सेकंड कंडीशन में है परसेंटेज ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग such commission is equal to, यहाँ कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफ मैनेजर कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए। क्वेश्चन में बड़े केयरफुली आपको पढ़ना होगा
देखेंगे कि आपको यहाँ पर कमीशन चार्ज करने के लिए किस तरह के सेंटेंस दिए गए हैं। सेंटेंस होगा परसेंटेज ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन, या कमीशन आपको चार्ज करना है मैनेजर का किस प्रॉफिट पर जिसमें उसका कमीशन माइनस नहीं किया गया, डिडक्ट नहीं किया गया, बिफोर है ना। तो फार्मूला ले लेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन या प्रॉफिट चार्जिंग बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 का, और आफ्टर हो, देखिए दो सेंटेंस है आपका, एक आफ्टर और एक बिफोर। तो जब आफ्टर होगा तो आफ्टर होने पर आपको नीचे 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन लेना होगा, और जब बिफोर होगा तो नीचे आपको 100 करना होगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट निकालेंगे आप प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए टोटल क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे माइनस टोटल डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करने से आपको जो बैलेंस मिलेगा वो बैलेंस होगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जिसका यूज दोनों जगह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, करना होगा क्या, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफ मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफ मैनेजर कमीशन, है ना। तो इस तरह से क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को लेके आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हुआ नेक्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट। अब इसके बाद है क्रेडिट परचेस ऑफ मशीन। नेक्स्ट नंबर 4th है क्रेडिट परचेस ऑफ मशीन। एडजस्टमेंट में दिया गया होगा कि आपने एक मशीन परचेस की और क्रेडिट में परचेस की और उसकी कोई एंट्री नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन पे जो क्रेडिट परचेस ऑफ मशीन की अमाउंट रहेगी इसको आपको कहाँ ऐड करना होगा, तो मशीन में आप इसको ऐड कर लेंगे, जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें प्लस करेंगे मशीन में, एंड जो क्रेडिटर की अमाउंट है उसमें भी आपको इसको प्लस करना होगा, है ना। तो दो जगह इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट में जब आपको क्रेडिट परचेस ऑफ मशीन की कोई अमाउंट दी जाए तो उसको इस तरह से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ मशीन इंक्लूडेड इन वेजेस। देखिए कभी कभी इस तरह के भी एडजस्टमेंट रहते हैं आपके पास कि आपको वेजेस का अमाउंट दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, और नीचे कहता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वेजेस इज 10 रुपीज। तो उस कंडीशन पे जो भी आपका टीडीएस रहता है उस टीडीएस को आपको क्या करना होता है, जो नेट अमाउंट ऑफ वेजेस होगा उसमें आप टीडीएस के अमाउंट को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो टीडीएस की अमाउंट रहती है इसको आप अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, ठीक है, टीडीएस करके। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद है आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब स्टेटमेंट का सेंस क्या होता है, देखिए गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पर जब आप गुड्स को भेज देते हैं अपने कस्टमर को और लास्ट डे ऑफ अकाउंट तक आपको उनसे कोई रिप्लाई नहीं आता, तो उसमें फिर आपको एडजस्ट करना होता है। हो सकता है कि वो गुड्स को रख भी ले और हो सकता है गुड्स को रिटर्न कर ले। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि गुड्स को वो रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके बेस पर उसका एडजस्टमेंट किया जाता है ना। तो इसके 3 एडजस्टमेंट होते हैं। क्या, जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस होता है इसके 3 एडजस्टमेंट होते हैं, 3 इफेक्ट्स होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट में। तो नंबर फर्स्ट है उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है सेल्स पर,
नंबर सेकंड इफेक्ट होता है हमारा स्टॉक पर, और नंबर थर्ड इफेक्ट होता है हमारे डेब्टर्स पर। ठीक, तो सेल्स में क्या करेंगे, क्योंकि आपने इसको एक्चुअल सेल्स एज्यूम करके अपने सेल्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया था और ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल आपने उसको भेज दिया था और कोई उनसे कोई कंसेंट नहीं मिला, तो सेल्स को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कम कर देंगे। जो सेल्स की अमाउंट रहेगी ट्रायल बैलेंस में, उसमें से आप अप्रूवल बेसिस पर भेजे गए जो सेल्स की अमाउंट है उसको माइनस कर लेंगे। इसके बाद स्टॉक में, तो स्टॉक में उसका जो कास्ट होगा, कास्ट को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। एक एग्जांपल लेकर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और डेब्टर्स में जो सेल वैल्यू होती है, सेल वैल्यू से आपको डेब्टर्स को माइनस करना होता है। जैसे आपने किसी पर्सन को 1000 रुपये का गुड्स भेजा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल, तो 1000 रुपीज़ का गुड्स आपने भेजा और उसका जो कास्ट है 800 रुपीज़ का है। सेल प्राइस ऑफ द गुड्स इज 1000 रुपीज़ एंड कास्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 100 रुपीज़, ये 800 रुपीज़। तो अब यहाँ पर जब उसको एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करेंगे तो 1000 रुपीज़ आपका सेल्स से माइनस हो जाएगा, 1000 रुपीज़ आपके डेब्टर्स में माइनस हो जाएगा और 800 रुपीज़ आपका स्टॉक में ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने रिटर्न मान लिया है। तो रिटर्न मान लिया है तो 800 रुपीज़ की कास्ट से आपको अपने जो स्टॉक है इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर 6 का एडजस्टमेंट हुआ। अब 7th का जो एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। हाँ, ये है 1 पर्सन इज सोन एज डेब्टर्स एज वेल एज क्रेडिटर। तो ये जो एडजस्टमेंट रहता है, इस एडजस्टमेंट में होता ये है कि एक ही पर्सन का जो ट्रांजेक्शन है वो डेब्टर्स में भी इंक्लूड रहता है और क्रेडिटर में भी रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसी पर्सन को आपको कुछ देना भी रहता है और उसी से कुछ आपको लेना भी रहता है ना, गिव एंड टेक। तो यहाँ पर जब पर्सन से आपको लेने भी हैं और देने भी हैं, तो ऐसा अमाउंट रहता है, तो आप क्या करते हैं, जो मिनिमम फिगर रहता है उसको दोनों तरफ से आप माइनस करते हैं। जैसे एक मिस्टर एक्स हैं, तो एक्स से आपको 2000 रुपये लेने हैं, मीन्स इट विल बी एडेड इन डेब्टर्स एंड 1000 रुपीज़ आपको उनको देने हैं, है ना। तो ये उनके क्रेडिटर के अमाउंट में इंक्लूड होगी। अब ये डेब्टर्स के अमाउंट में इंक्लूड है और क्रेडिटर में, तो हम आपस में अपने अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। तो अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए जो मिनिमम फिगर होता है, तो इसमें दोनों में मिनिमम क्या है, 1000 रुपीज़ मिनिमम फिगर है। तो 1000 रुपीज़ को आप क्या करेंगे, अपने डेब्टर से माइनस कर लेंगे। टोटल डेब्टर्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा उसमें से 1000 रुपीज़ माइनस करेंगे और टोटल क्रेडिटर से भी 1000 रुपीज़ माइनस करेंगे। तो जो मिनिमम फिगर है दोनों तरफ आपका एडजस्ट हो जाएगा। क्रेडिटर से 1000 रुपये एंड डेब्टर से 1000 रुपये माइनस करके आप अपना जो ट्रांजेक्शन है इसको ठीक कर सकते हैं या एडजस्टमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। देन है आपका लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो ट्रांसफर टू रिजर्व फंड में आपके पास कोई एडजस्टमेंट रहता है ना। तो एडजस्टमेंट होने पर वो जो रिजर्व फंड में ट्रांसफर के लिए जो अमाउंट दिया रहता है, सपोज आपको डोनेशन फंड में आपको एवरी ईयर 500 रुपीज़ ट्रांसफर करने हैं, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड के लिए है ना, तो क्या करते हैं आप, नंबर फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड नोट कर देते हैं। जो भी रिजर्व फंड में आपको अमाउंट ट्रांसफर करना हो उसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे नोट करते हैं, और सेकंड होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक, तो इस तरह से आप इस अपने जो एडजस्टमेंट होते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व का या फंड्स का, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कोई रिजर्व फंड में अमाउंट ट्रांसफर करने की इंस्ट्रक्शन है क्या। 1000 रुपीज़ एवरी ईयर आपको जनरल फंड रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना बोला जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट से ही आपके रिजर्व या फंड बनते हैं,
तो क्रेडिट माइनस डेबिट में उसका इफेक्ट ये होता है कि प्रॉफिट उतने से आपकी कम हो जाती है। और आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिजर्व फंड के अमाउंट को नोट कर लेते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व एंड फंड को शो करना होता है तो वहाँ पर उसको लिख लिया जाता है। तो इस तरह से आपके ये सब मेन एडजस्टमेंट और अदर एडजस्टमेंट की स्टडी आज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो फॉर्मेट है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपने सारे एडजस्टमेंट जितने मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराए हैं और बुक में भी आप स्टडी कर लीजिए, कुछ एक दो और भी एडजस्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी स्टडी करके रखें, आप अपने नोटबुक में नोट करके रखें, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करें या मैं पढ़ाने के समय में आपको बताऊँ तो उसमें आपको ईजी जाए। तो हम अपनी लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके फॉर्मेट के बेस पर ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा।